हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा रिवीजन प्रोग्राम। बच्चों, ये सेट 2 का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? m बाई एन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। क्या होगा अगर कोई मैट्रिक्स m बाई एन ऑर्डर का है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो फिर m और n के बीच में क्या रिलेशन होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल, सो m इज इक्वल्स टू n। हो गया, ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3 के इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या है हमारा? √2/2 के इक्वल है। फिर बोल रहा है कि ए क्रॉस बी इज़ अ यूनिट वेक्टर इफ़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है? √2/2 है। ठीक है, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा 1 के इक्वल है। ए और बी का मैग्नीट्यूड रख दो तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/3√2। तो थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, तो ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब नन ऑफ दीज, ये तीन ऑप्शन नहीं है ना, π/6, π/4 एंड π/3, मीन्स डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ई पे पावर एक्स सेक एक्स इंटू 1 + tan x dx। इसका इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा? तो हमने क्या किया, इस सेक एक्स को ना अंदर लेगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो गया? सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x। सेक एक्स को अगर हमने एफ एक्स बोला तो सेक एक्स इंटू tan x क्या हो गया? f'(x). फिर ये एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल की, क्या होती है? ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस f'(x) dx क्या होता है? ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स का काम क्या कर रहा है? सेक एक्स, तो क्या हो जाएगा? ई पे पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी, मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ बच्चों, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया। ठीक है, पी का वैल्यू क्या हो गया? -1, और क्यू का वैल्यू क्या हुआ? cos x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई पे पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। पी की जगह -1 डाला, इंटू -1 डाला, तो -1 का इंटीग्रल क्या होता है? -x। तो ये हो गया ई पे पावर -x, मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल है। तो बोला इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ देखो, ये गिवन है, ये तो हमारा गिवन है, तो इसमें से क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो हमें क्या मिल गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो क्या मिला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 के इक्वल हो गया। ये क्या हमारा? ये हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो गया? 1, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ये हमारे पास एक फंक्शन है और ये लाइन y इज इक्वल्स टू 3। बोल रहा है कि इस कर्व और इस लाइन के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो 9/4 के इक्वल है। ट्रू है या फॉल्स है? तो ये जो हमारा कर्व है ये तो एक पैराबोला है। क्या हमारा? ये पैराबोला है। इसको हमने सॉल्व किया, देख लो ये पैराबोला आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से y के दो वैल्यूज़ मिल गए, +-2√x। एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया? पॉजिटिव फंक्शन कंसीडर किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालने के लिए हमने y का वैल्यू पॉजिटिव लिया, उसके बाद 2 इंटू वाई डी एक्स कर दिया। इसको इंटीग्रेट करोगे तो एरिया क्या आ जाएगा? 8√3 स्क्वायर यूनिट। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? 9/4, इसका मतलब फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन लीनियर कंस्टेंट। लीनियर कंस्टेंट डिफाइन करना है, तो लीनियर कंस्टेंट क्या है? द लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर कंस्टेंट जो है वो एक लीनियर इनइक्वालिटी है या लीनियर इक्वेशन है। किस में? वेरिएबल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो वेरिएबल है उसके बीच में एक लीनियर इनइक्वालिटी है या लीनियर इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा? लीनियर कंस्टेंट द लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड लीनियर कंस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? हमारे पास रिलेशन आर है, किस सेट में? 1 2 3 में। ये रिलेशन गिवन है, तो बोल रहा है कि ये चेक करो कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नन है। तो सबसे पहले देखो, ये सेट ए है, ये रिलेशन है। रिलेशन में क्या डिफाइन किया है कि x y से कब एसोसिएट होगा? व्हेन x इज़ ग्रेटर देन y। तो कोई भी नंबर खुद से बड़ा तो हो नहीं सकता,
तो 1 1 से एसोसिएट नहीं होगा, 1 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, मतलब 1 1 रिलेशन के एलिमेंट नहीं होगा, 2 2 3 3 ये सब रिलेशन के एलिमेंट नहीं होगा। तो रिलेशन का ये एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब 1 1 तो है नहीं रिलेशन के एलिमेंट, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। 2 1 है देख लो, बट 1 2 नहीं है, तो अगेन ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। फिर 3 2 प्रेजेंट है, 2 1 भी प्रेजेंट है, फिर 3 1 भी प्रेजेंट है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो कहने का मतलब है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांजिटिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए बी इनवर्स का इनवर्स क्या होगा। तो क्या लगेगा इसमें, रेसिप्रोकल लो। ए बी इनवर्स का इनवर्स कैसे लिखेंगे, पहले बी इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी का डबल इनवर्स क्या होगा, बी इंटू ए इनवर्स। तो ये क्या हो गया हमारा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, सभी को पता, π/4। सॉल्यूशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, चेक द रिलेशन आर ऑन द सेट ए। इस सेट में रिलेशन आर ये हमारे पास गिवन है, चेक करो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव क्या है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि वाई एक्स से एक्स और वाई तभी रिलेटेड होगा जब वाई एक्स से डिविजिबल हो जाए, तो ये रिलेशन है। सभी नंबर खुद से एसोसिएट होगा, तो ये आ जाएगा। फिर ये सारे रिलेशन के एलिमेंट आ गए। अब यहाँ देखो, ये पूरा तो रिलेशन के एलिमेंट है, सभी नंबर खुद से एसोसिएटेड है, तो रिफ्लेक्सिव है। 1 2 रिलेशन के एलिमेंट है, 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। फिर ये जो रिलेशन है ना, ट्रांजिटिव के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे देख लो, 1 3 है, फिर 3 3 है, तो फिर 1 3 खुद है। 1 4 है, 4 4 है, तो 1 4 खुद है। 2 6 है, 1 6 है, और यहाँ 6 6 है, तो 1 6 खुद है। इसका मतलब ट्रांजिटिव के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ बट ट्रांजिटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इस इंटीग्रल को हमें इवैल्यूएट करना है। तो हमने क्या किया, सिंपल है, साइन 2x का इंटीग्रल क्या होगा, -cos 2x/2। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, आंसर आ जाएगा 1/2। ये सब हमने इसमें फॉर्मूला यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रूट अंडर ई पे पावर रूट एक्स वेर एक्स इज ग्रेटर देन 0 dy/dx निकालना है, क्या यूज़ होगा, चेन रूल। पहले हम क्या करेंगे, ये जो अंदर में लिखा हुआ है ना ई पे पावर रूट एक्स, इसको स्क्वायर रूट के रेस्पेक्ट में x⁴n का फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। चेन रूल यूज़ करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ई पे पावर रूट एक्स और इस पे पावर 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ई पे पावर रूट एक्स, इसको इस पूरे को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ई पे पावर रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x⁴n का। फिर अंदर जाके ई पे पावर रूट एक्स को रूट एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर रूट एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, देख लो, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², तो πr² को डिफरेंशिएट कर दो, फिर r की जगह 5 डाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है cos√x/√x को, तो चुपचाप से क्या करो, √x को t मान लो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, dx क्या मिलेगा, 2√x dt। अब यहाँ पे dx की जगह क्या डालो, 2√x dt, तो क्या हो जाएगा, cos t का इंटीग्रल क्या होता है, sin t, फिर t की जगह √x डाल दो, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स इफ़, ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट गिवन है, तो एक्स वेक्टर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, मीन्स क्या निकालना है सॉरी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सिंपल काम है, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर सॉरी, फिर क्या होगा, प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर माइनस प्लस माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे ही करेंगे ना मल्टीप्लाई। तो ये एक्स डॉट एक्स वेक्टर हो जाएगा मॉड एक्स का होल स्क्वायर, फिर ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर, और बच्चे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मीन्स क्या है कि एक्स डॉट ए
और ए डॉट एक्स ये दोनों इक्वल होगा, कैंसिल होकर नल वेक्टर आ जाएगा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, ये नल वेक्टर। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स निकाल लो, मॉड ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, √13। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इसका हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू नहीं, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना होगा। सब्स्टिट्यूशन क्या करना होगा, एक्स की जगह क्या मान लो, tan थीटा। तो एक्स की जगह tan थीटा लेट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + tan² थीटा -1/tan थीटा। 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। sec² थीटा का रूट sec थीटा -1, tan थीटा को लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा sin θ/2 अपॉन cos θ/2, क्या हो जाएगा, tan θ/2। तो tan इनवर्स tan θ/2 θ/2, और थीटा यहाँ से निकाल लो, थीटा यहाँ से निकाल लो। थीटा क्या हमारा, tan इनवर्स एक्स, हमने एक्स को tan थीटा माना है ना, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। ये डाल दो, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज टू 5। अगर ये फंक्शन x इज टू 5 पे कंटिन्यूस है तो k का वैल्यू निकालो। बच्चे अगर फंक्शन x इज टू 5 पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन का 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 5 पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल होगा, तभी होगा ना कंटिन्यूस। तो 5 पर फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ डाल दो, इक्वल्स टू 5 है ना, तो यहाँ 5 डालो तो क्या मिलेगा, 5 के +1। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर 5 पे निकालना है उसके लिए यही सेम फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला फंक्शन। राइट हैंड लिमिट 5 पे निकालना है, ये फंक्शन यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करो। 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 5 के +1, राइट हैंड लिमिट आ गया 14, इन दोनों को इक्वेट करो तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13/5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो सबसे पहले हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, ए डॉट बी निकाल लिया। ए डॉट बी क्या होता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ठीक है, ए डॉट बी निकाल लिया। ए डॉट बी क्या हो गया, 10। उसके बाद ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, यही होता है ना। तो ए डॉट बी निकाल रखा हमने 10, ए और बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल रखा है। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 5/7। यहाँ से थीटा क्या हो गया, cos इनवर्स 5/7। तुम ये भी काम कर सकते थे ना कि डायरेक्ट लिखते क्या, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, ऐसे ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये फॉर्मूला क्या एक्चुअल में यही है ना, फॉर्मूला यहीं से आ जाएगा ना। इससे cos थीटा निकालोगे, यहाँ से थीटा निकालोगे तो ये आ जाएगा। चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, डिफाइन द टर्म ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है, ये देखो, लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन ए एंड बी आर कांस्टेंट विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज इज कॉल्ड लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब कि एक लीनियर फंक्शन जिसका हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन को हम फिजिबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उसी को हम बोलते हैं एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। हमारे पास एक सेट ए है, बी है और ये फंक्शन है। बोल रहा है कि बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी शो डैट एफ इज़ 1 1। हमें प्रूफ करना है एफ इज़ 1 1। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए तो बहुत सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। तो 1 1 है, देख लो 1 का इमेज है 4, फिर 2 का इमेज है 5, 3 का इमेज है 6। डोमेन के किसी भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं है, ठीक है, तो फंक्शन हो गया 1 1। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 में y क्या है हमारा, साइन इनवर्स x, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, y है साइन इनवर्स x के इक्वल, पहले हमने डिफरेंशिएट किया तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/√1 - x²। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोबारा डिफरेंशिएट करोगे ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने स्क्वायरिंग भी किया है, ठीक है। या तुम एक काम करो, स्क्वायरिंग करके भी डिफरेंशिएट करोगे ना, इसको स्क्वायरिंग करके भी डिफरेंशिएट करोगे तो भी प्रूफ हो जाएगा, डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करोगे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देखो अच्छा, दूसरे में मैंने ऑल्टरनेट एक मेथड भी बता रखा है,
इसमें हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग कर दी, यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो भी प्रूफ हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल और राइट हैंड साइड का इंटीग्रल इक्वल है, हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि x को मान लिया a प्लस बी माइनस टी, ठीक है, इसे मान लिया। x को हमने क्या मान लिया, a प्लस बी माइनस टी। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ से dx आ गया, dx आ गया। अब डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो लिमिट भी चेंज करना होगा। तो फिर x का वैल्यू a, तो t का वैल्यू b, x का वैल्यू b, तो t का वैल्यू a। यहाँ से लिमिट चेंज कर दो, x की जगह हमने क्या माना, a प्लस बी माइनस टी, और जो हमें dx मिला किसके इक्वल मिला, माइनस डी टी के, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। अब तुम क्या करो कि ये वाला जो इंटीग्रल है ना राइट हैंड साइड में, इसमें t की जगह x बोल दो, वेरिएबल तो कुछ भी बोलो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो क्या हो गया, ये हो गया, प्रूफ हो गया। जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बच्चे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए साफ दिख रहा है कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में साफ दिख रहा है। तो यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करो, dy और ये dx, वेरिएबल सेपरेट हो गया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन भी आसान है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, आर सच डेट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बच्चे अगर ए प्लस लैम्डा बी सी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर का और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो हमने यहाँ पे ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इस सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू निकालना है। ए प्लस ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे तीनों यूनिट वेक्टर है, और ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट ये वेक्टर का सम क्या है, नल वेक्टर है। तो एक तो रास्ता है कि ए प्लस बी प्लस सी नल वेक्टर है, इसका ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, फिर ये इक्वेशन आ जाएगा। ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये एक इक्वेशन आ गया। फिर ए प्लस बी प्लस सी ये नल वेक्टर है ना, बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, ये इक्वेशन आ जाएगा ये। फिर इसी वेक्टर का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, ये इक्वेशन आ जाएगा। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो यहाँ से हमें क्या होगा, ए डॉट बी डॉट सी, ये देखो ये और ये ऐड होके 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये ऐड होके 3 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -3/2। एक तो ये मेथड है, एक ऑल्टरनेट मेथड इससे ज़्यादा आसान है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर नल वेक्टर है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 0, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करोगे तो बचेगी ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला ये। यहाँ से इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 1 रख दो, ठीक है, और इसी का वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे देखते, डिफ्रेंशिएट करके। पहले ये हमारे पास फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 किया तो x की वैल्यू आ गई -3/2। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे प्रॉब्लम क्या है, वो साइन स्कीम कैसे लेते हैं, इधर पॉजिटिव दे देंगे इधर निगेटिव दे देंगे, ठीक है, जबकि ये गलत है। अगर तुम्हें कभी भी साइन स्कीम में प्रॉब्लम हो ना, ये देखना है, तो तुम क्या करो, -3/2 से कोई बड़ा नंबर उठा लो, मान लेते हैं 0 उठा लिया यहाँ पे। अब 0 एफ डैश एक्स में डाल के देखो, और देखो क्या आ रहा है साइन, एफ डैश एक्स है ना हमारा, कहाँ एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स, ठीक है, इसमें 0 डाल के देखो तो क्या होगा, एक्स की जगह 0 डालो तो -6 आ जाएगा, मीन्स निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव दे दो। यहाँ -3/2 से छोटा नंबर लो, उसको एफ डैश एक्स में डालो, तो देखना पॉजिटिव आ जाएगा। और ये केस वगैरह बना रखे, ऐसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें लेस देन 0 है, इसका मतलब इस इंटरवल में ग्रेटर देन -3/2 क्या हमारा डिक्रीजिंग, और लेस देन -3/2 क्या हमारा इंक्रीजिंग। एक ऑल्टरनेट मेथड भी यूज़ कर रखा है, वेवी कर्व रूल। इसमें हमने इंटरवल बना के केस 1 केस 2 बना के लिया है। एक दूसरा ऑल्टरनेट मेथड है वेवी कर्व रूल, डायरेक्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल, वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग। बच्चे बेस थ्योरम पे क्वेश्चन है, दो बैग है तो हमने मान लिया कि बैग 1 को सिलेक्ट किया हमने इवेंट T1 से, बैग 2 को हमने सेलेक्ट किया इवेंट T2 से, तो दो बैग है तो दोनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी 1/2 1/2। उसके बाद हमने एक इवेंट ए मान लिया, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो अगर हमने बैग 1 सेलेक्ट किया है तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/8, बिकॉज फर्स्ट बैग में 4 रेड बॉल है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हमारा 8। अगर हमने बैग 2 सेलेक्ट किया है तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/8, बिकॉज सेकेंड बैग में 2 रेड बॉल है, टोटल बॉल क्या 8, तो 1/4। अब हमसे बोल रहा है कि अगर रेड बॉल निकल गया तो फर्स्ट बैग से निकला इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये बेस थ्योरम है, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर इसमें आ जाओ 29 में, इसको सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो ए हमने बना लिया मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट लिया तो हमें क्या मिला 40 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए मैट्रिक्स जो है हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो फिर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए ये सब मैंने को फैक्टर निकाल रखा है, ये सब जो है ना को फैक्टर निकाल रखा है, ये सब देखो ये सारे को फैक्टर निकाले। को फैक्टर निकालने के बाद यहाँ से हमने एडजॉइंट निकाल लिया ए का, अब यहाँ से ए इन्वर्स निकाल लिया इस फॉर्मूले से, ये हो गया हमारा ए इन्वर्स, ये हो गया ए इन्वर्स। अब उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई किया तो एक्स मैट्रिक्स क्या आ गया, एक्स मैट्रिक्स यही होता है ना एक्स वाई जी, तो किसके इक्वल हो गया 1 2 -1। यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1, वाई का 2 एंड जेड का -1। अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, ये सेम है 29 ही और पार्ट है इसका, इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रखो, तो हमने इस मैट्रिक्स को बी मान लिया, तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या होता है सिमेट्रिक, इसको हमने इस मैट्रिक्स को हमने पी बोल दिया। अब पी को कैलकुलेट कर लो, बी प्लस बी ट्रांसपोज को हाफ से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा, देखो ये मैट्रिक्स आ गया, एक सेकेंड, हाँ ये आ गया हमारा पी मैट्रिक्स। अब पी मैट्रिक्स क्या है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक है। फिर हमने क्यू मैट्रिक्स लिया, ये क्यू मैट्रिक्स को यहाँ कैलकुलेट किया, फिर देखा इसको क्यू ट्रांसपोज लिया, तो ये हमें क्या मिल गया क्यू ट्रांसपोज, ये मिला ऐसे करके माइनस यहाँ पे और क्यू, ये जो हमें मिला ये मैट्रिक्स जो हमें मिला ये मिल गया माइनस क्यू, तो क्यू मैट्रिक्स क्या हो गया, क्यू मैट्रिक्स हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। इन दोनों को ऐड करोगे पी प्लस क्यू तो हमारा आ जाएगा बी मैट्रिक्स, तो हो गया सम में लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारा किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में, इस फॉर्म में dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या है 2/x और q का वैल्यू क्या है x log x। तो सबसे पहले हमने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद दो मेथड से मैंने सॉल्व कर रखा है इसको, तुम लोग यहाँ से करो, ये फॉर्मूला याद रखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यहाँ से y इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखा और यहाँ पे q है क्या हमारा x क्यूब, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखा, इसको इंटीग्रेट कर दिया। q क्या है हमारा, q जो है हमारा q हमारा है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा एक्स स्क्वायर, q है हमारा क्या x log x, यही है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब लॉग एक्स। यहाँ पे फिर क्या करोगे, यहाँ पे तुम आइलेट यूज़ कर लो, यहाँ से सॉल्व करो, ये आ जाएगा सॉल्यूशन, ये आंसर आ जाएगा। जो फॉर्मूला हमने इंटीग्रल में यूज़ किया वो लिखा हुआ है। फिर शो डैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ होमोजीनियस एंड सॉल्व इट, हमें दिखाना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, सॉल्व करना है।
हमने सबसे पहले यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लिया, फिर x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y डाला तो सेम फंक्शन मिल गया। तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, होमोजीनियस। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इस फंक्शन को y अपॉन एक्स के फॉर्मेट में रख दिया, उसके बाद y अपॉन एक्स को v माना, फिर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया तो ये dy बाई डी एक्स आ गया। फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे जो हमने लिया है ना, यहाँ पे यहाँ से जो dy बाई डी एक्स निकाला है यहाँ हमने पुट कर दिया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स पुट करने के बाद ये आ गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। अब जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आया दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद फिर v की जगह दोबारा y बाई एक्स लिख दो, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, log साइन x को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, i हमने मान लिया, ठीक, किसे मान लिया, log साइन x डी एक्स को। ये फॉर्मूला यूज़ किया पहले, ठीक है। तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। इसको सेकेंड इक्वेशन बोल दिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, log साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर में बन गया साइन 2x। फिर log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है। तो log की प्रॉपर्टी जब अप्लाई किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे dx भी होगा, log की प्रॉपर्टी अप्लाई किया, माइनस में आ जाएगा। फिर अलग अलग इंटीग्रल ले लिया, अलग अलग इंटीग्रल, log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा 1। इसको तो हमने अलग से सॉल्व कर लिया, ठीक है। और इस इंटीग्रल को ना हमने आई बोल दिया, ठीक है, आई बोला, ये आई वन बोल दिया, इसको दोबारा सॉल्व कर लिया। इसमें हमने 2x को t बोला, 2x को t बोलने के बाद लिमिट चेंज किया हमने, तो ये आ गया इंटीग्रल। उसके बाद फिर क्या होगा कि इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तो इसको यूज़ करोगे तो ये दोबारा I1 जो है ना, ये दोबारा I आ जाएगा, ठीक है। अब I1 हमें क्या मिला, I के इक्वल, इसी इक्वेशन में ना, इस इक्वेशन में इस इंटीग्रल की जगह ये जो इंटीग्रल दिख रहा है ना, ये इसकी जगह दोबारा I डाल दो तो I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो इंटीग्रल है इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉस फाई को क्या बोलना है, सॉरी साइन फाई को टी बोलना है। यहाँ से कॉस फाई डी फाई क्या हो जाएगा, डी टी। उसके बाद फिर तुम क्या करो, साइन फाई को टी बोला है तो इस कॉस फाई को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। उसके बाद टी मान लो, इंडेफिनिट है तो कोई लिमिट का चक्कर है नहीं। अब ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। लास्ट में जो सब्स्टिट्यूशन किया उसको तुम दोबारा क्या करो, यहाँ पे टी की जगह क्या लिख दो, साइन फाई। ठीक है बच्चों, चलो ये एक डिस्कशन वीडियो लेक्चर था, ठीक है। तुम लोग को PDF और वीडियो लेक्चर आ जाएगा ग्रुप में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।